तो गाइस, क्या आप लोग भी अपने वीज़ा का वेट कर रहे हो जर्मनी के, या फिर आपका वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है और जस्ट आप प्लानिंग कर रहे हो जर्मनी आने का? तो ये वो 5 चीज़ें हैं जो कि आपको जर्मनी आने के बाद करनी है एज़ अ स्टूडेंट, जिससे आप बताओ ट्रांजिशन है फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी वो बिल्कुल स्मूथ हो, और जो गलती हमने करी थी अपनी जर्नी में वो आप लोग ना करें, इससे कि आपकी लाइफ ईज़ी हो जाए। तो गाइस, माय नेम इज़ प्रशांत भाटी, मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। मैं हूँ उदित अग्निहोत्री। हम सब यहाँ पे अपने स्टूडेंट कोलिग के लिए हैं। मैं हूं अभिनव मिश्रा, मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट को लीड कर रहा हूँ। ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स हैं। और गाइस, मैं हूँ आर्य शर्मा, मैं इन सभी के साथ बर्लिन में स्टूडेंट को लीड कर रहा हूँ। और उसके बाद हम सभी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे बैचलर्स करने के लिए। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे वो 5 चीज़ें जो कि आपको करनी है बर्लिन आने के बाद एज़ अ स्टूडेंट, जिससे कि आपको यहाँ पे वो दिक्कतें नहीं होंगी जो हमने करी थी। हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अगर हम वो गलतियाँ ना करते तो क्या होता। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको कुछ डाउट हो, आप मेरे को इंस्टा पे डीएम करें या फिर व्हाट्सएप पे डीएम करें। आज हमारा पहला टॉपिक है अकोमोडेशन। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर आप इंडिया से ही अकोमोडेशन ढूंढना चाह रहे हो या फिर आप जर्मनी आके अकोमोडेशन ढूंढना चाह रहे हो। हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आप इंडिया से ही अकोमोडेशन ढूंढना चाह रहे हो तो हमारे पास कई सारी कम्युनिटी बनी हुई है। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, वहाँ जाके आप लोगों से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर कहीं पे खाली है रूम तो। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, जैसे 6 मंथ तो आप स्टूडेंट डोम्स में भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे वेटिंग पीरियड 6 मंथ से 8 मंथ तक होता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो प्रशांत बात तो करेंगे। गाइस, दूसरा ऑप्शन यह है कि आप बर्लिन आने के बाद या फिर जर्मनी आने के बाद अकोमोडेशन ढूंढना चाह रहे हो। तो उसमें क्या रहता है कि आप यहाँ पर आ चुके हो, आपके पास में अकोमोडेशन नहीं है अभी तक, तो आप आओगे यहाँ पे हॉस्टल्स में रहोगे या फिर होटल्स वगैरह में। तो उसमें क्या रहता है कि आप यहाँ पर आओ, हॉस्टल्स में रहो या फिर आपको कोई दोस्त रह रहा है उसके साथ में रहो। 2-3 हफ्ते में आप अच्छी अकोमोडेशन ढूंढ लोगे, और जब आप साइन करने जाओ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पर कुछ स्कैम्स वगैरह होते हैं, तो जिसके बारे में आर बताएंगे। तो गाइस, स्कैम्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। स्कैम्स ऐसे होते हैं कि लाइक, अगर आप इंडिया से ही अपना रूम बुक कर रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि रूम बहुत ओके है और सब कुछ बढ़िया रूम में, और आप वहीं से अगर पेमेंट कर देते हैं तो अगर आप बर्लिन पे रहेंगे तो आपको यहाँ पे आके दिखेगा कि रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई रूम है ही नहीं। और अगर है तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, या फिर ऑलरेडी वहाँ पे किसी और के नाम से रजिस्ट्रेशन है, सिटी रजिस्ट्रेशन जिसे अनमेल्डुंग कहते हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी के नाम का। और उसके बाद अगर आपको रूम मिल भी जाता है तो उसको आप ढंग से चेक करें, रूम्स की वॉल्स चेक करें, रूम में आपको जो भी, अगर आपको फर्निश रूम मिल रहा है तो उसका सामान चेक करें। अगर आप नहीं करते हैं और आप इन फ्यूचर जब रूम छोड़ेंगे तो आपके डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और डिपॉजिट, जो भी रूम का रेंट होता है उसके अराउंड 2x होता है मंथली। और जो डिपॉजिट है, आप कोशिश करना, कोशिश नहीं मतलब बिल्कुल श्योर हो कि आप डिपॉजिट को कैश में ना दें। जी, आप बैंक ट्रांसफर ही करें, क्योंकि लैंडलॉर्ड को कुछ नहीं पता, आगे जाके बोल दे कि मेरे को डिपॉजिट देंगे आपके आपने। पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हमने इस बंदे को इतनी पेमेंट करी हुई है। और अगर आप ऑनलाइन डिपॉजिट करेंगे तो आपको इन फ्यूचर डिपॉजिट वापस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। सो गाइस, हमारा सेकंड टॉपिक है एनमेल्डुंग। आपको जैसे यहाँ पे अकोमोडेशन मिले, आपको सबसे पहले सिटी रेजिडेंट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका सिटी रेजिडेंट नहीं होगा तो आप कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, अपना ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक नहीं करा सकते, एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो प्रशांत भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो गाइज, अब मैं ये मान रहा हूँ आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है ओनर से। उसके बाद में आपको मेन स्टेप है वो करवाना है अपना अनमेल्डुंग। तो उसके लिए क्या होता है कि या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन जाकर यहाँ के राउथ हाउस में आपको खाली अपना पासपोर्ट लेके जाना है और कॉन्टैक्ट लेके जाना है, और आपको सेम डे पे आपका जो सिटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट वो मिल जाएगा। उसके साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट और मिलेगा जो कि है टैक्स आईडी, जो कि भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उस दिन नहीं मिलेगी, आपको 15 दिन वेट करना पड़ता है। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको घर पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी चाहिए तो 3 दिन के बाद, अपने अनमेल्डिंग के 3 दिन के बाद आप जा सकते हो किसी भी बरग्राम में। वो आपको प्रिंट करके दे देंगे आपकी टैक्स आईडी, आपको खाली अपना पासपोर्ट लेके जाना है। एंड कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, मेंटेनेंट एंड केयर ऑफ। तो आप ये कोशिश करें कि आपको मेंटेनेंट ही मिले, क्योंकि केयर ऑफ में वो आपको डिपॉजिट देने में बहुत नफरा करते हैं, लाइक 2-3 महीने बाद आपको देंगे, तो वो सही नहीं रहता है। तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में ये रहता है कि जिस दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, आप उस दिन के बाद छोड़ सकते हो घर को। आपका ओनर ये नहीं बोलेगा कि किसी को और को बंदे को यहाँ पे रखो फिर आप छोड़ोगे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड। अब आपके ओनर को आपको डिपॉजिट देना ही पड़ेगा। केयर ऑफ में क्या रहता है कि अगर आप छोड़ रहे हो उस रूम को, तो आपको कोई और बंदा वहाँ पे सेटल करना पड़ेगा खुद छोड़ने से पहले, वरना आपका डिपॉजिट आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस, हमारा तीसरा टॉपिक है बैंक अकाउंट्स का, और ये काफ़ी मेन और मेजर टॉपिक है यहाँ पे। बिकॉज विदाउट बैंक अकाउंट आप अपना लॉक्ड अकाउंट भी अनलॉक नहीं कर सकते, और आपका जो भी लॉक्ड अकाउंट अमाउंट है 12,000 यूरोज, वो आप पे नहीं कर सकते हर मंथली। और यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मेजर 3 बैंक्स होते हैं। एक तो बर्लिनर स्पारकासे, एक डॉइश बैंक और एक कॉमर्स बैंक। मेरा और भाई का और इस भाई का, हमारा तीनों का स्पारकासे में अकाउंट है और इस भाई का डॉइश बैंक में अकाउंट है।
और अगर आपका अकाउंट नहीं खुलता है तो यहाँ पे आप अपना रेंट भी एक तरीके से जमा नहीं कर पाओगे। बाई कैश तो आपको जमा नहीं करना हो, हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था क्यों। और अब आगे बताएगा भाई कि इसको डॉइच बैंक में क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी उसने फेस करी। को प्रशांत होगा। गाइस डॉइच बैंक यहाँ का गवर्नमेंट बैंक है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि मैं वहाँ पे गया। पहली बात तो मतलब मेरा बैंक तो ओपन हो गया, लेकिन बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं बैंक ओपन होने के बाद वो बाय पोस्ट आते हैं, उसमें मेरा कम से कम 3 हफ्ते का टाइम लग गया। मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। उसके बाद मैं बैंक गया, उन्होंने बोला कि विदिन 1 वीक आ जाएंगे। मैंने 1 वीक वेट किया, उसके बाद भी नहीं आया। तो लगभग मेरा बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद 1.5 महीने तक मेरे पास एक भी यूरो मेरे बैंक अकाउंट का मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया, जिससे कि बहुत दिक्कत आ गई। मेरा रेंट भी अपने दोस्त से मांग के दिया था अपने ओनर को। तो मैं यही बोलूँगा कि स्पार्क आधे बेस्ट रहेगा आपके लिए एज अ स्टूडेंट। सो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्पार्क आज़े में अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए अदर बैंक्स के अलावा। और स्पार्क आज़े में भाई का भी अकाउंट है, भाई का भी अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट है। स्पार्क आज़े में दो क्या करें, स्पार्क आज़े में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक नॉर्मल अकाउंट होता है, एक स्टूडेंट अकाउंट होता है। स्टूडेंट अकाउंट जो उन लोगों के लिए वैलिडेट होता है जो 24 साल से नीचे हैं, 24 साल से छोटे हैं। और जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसमें अराउंड 24-25 यूरोज मंथली कटते हैं एज अ सर्विस चार्ज। और जो स्टूडेंट अकाउंट होता है उसमें 1 भी रुपया नहीं कटता, और उसमें प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे अपने अकाउंट ओपनिंग की किसी भी स्पार्क आज़े बैंक में, तो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आप ओनली इंग्लिश स्पीक करते हैं। अगर आपकी डॉइच लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, आप C1 C2 लेवल तक का, तो आप अप्रोच कर सकते हैं जर्मन स्पीकर के लिए भी, लेकिन आपको ओनली इंग्लिश स्पीकर के लिए ही जाना चाहिए। और इसमें प्लस आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जल्दी होगी, और आपको जो डेबिट कार्ड आएगा, जो पिन है, वो बाई पोस्ट ही आएगा। कि अब हमारा बैंक अकाउंट खुल चुका है, तो बैंक अकाउंट खुलने के बाद में जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है अपना ब्लॉक अकाउंट अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना। तभी आपको जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में आ पाएंगे और आप अपना रेंट वगैरह पे कर पाओगे, सब कुछ काम कर पाओगे। तो आप अभिनव भाई बताएंगे कि अपना बैंक अकाउंट से अपना ब्लॉक अकाउंट कैसे लिंक करें। हाँ, तो हम दोनों का ब्लॉक अकाउंट था कोरेकल में। तो हमें जैसे ही हमने बैंक अकाउंट ओपन कराया तो हमें आईबान नंबर मिला। वही एक अकाउंट नंबर होता है जो इंडिया में कहते हैं। वो हमें सिर्फ वो आईबान नंबर अपने कोरेकल में डालना था, और साथ में हमें जो हमने सिटी रजिस्ट्रेशन कराया था एनमेल्डू, उसकी एक फ़ोटो डालनी थी। और एक हम यहाँ पे हम रीच कर चुके हैं, उसका वीज़ा मतलब बोर्डिंग पास डाल सकते हैं, वीज़ा डाल सकते हैं, इमिग्रेशन स्टैम्प डाल सकते हैं। वो डालने के बाद उसके बाद 1 या 2 दिन में वो खुल जाता है। अब हमारा कोरेकल में था, हमारा इन दोनों का एक्सपार्ट्रियो में था, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग रहता है। तो भाई आप दोनों का एक्सपार्ट्रियो में था, यस, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है वो आप बताओ दर्शकों को। एंड जैसे ही आपको क्या बोलते हैं एक्सपेक्ट्रियो में लॉगिन करना है अपने आईडी पासवर्ड से, एंड उसमें आपको अपना वीज़ा एंड एंट्री स्टैम्प एंड एलमेंडो, ये तीनों चीज़ें आपको डालनी है। एंड उसके बाद आपको अपना आईबान जो स्पार्क आदि से मिला होगा वो आपको फिल कर देना है एंड कंफर्म कर देना है। उसके जस्ट 4 to 6 आवर्स में आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना कुछ डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं DHL को, उसका क्या नहीं, वो अलग ही है पूरा। अगर वो आपको प्रोसीजर क्यों ऐसा होता है कि अगर आपके पास आपने अकाउंट नहीं खुलवाया, किसी वजह से आपका अकाउंट नहीं खुल पाया, तो क्या होता है स्पार्क आज़े का अकाउंट अगर नहीं खुलता है तो आपके पास एक्सपेक्ट्रियो में ही एक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसी में एक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट उसका प्रोसीजर में बस एक 5 मिनट का अलग से काम होता है कि आपको DHL ऑफिस में जाके आपको एक QR कोड मिलता है, आपको वहाँ स्कैन कराना होता है, और उसके 5 से 10 मिनट बाद आपका वेरिफिकेशन डन हो जाता है और आपका पे आउट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। और आप उस सेविंग अकाउंट से इन फ्यूचर आपका बैंक अकाउंट खुलता है तो आप उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरे पास बात यह है कि एक्सपार्ट्रियो का ब्लॉक अकाउंट का पैसा एक्सपार्ट्रियो के ही बैंक में आएगा, इन फ्यूचर आप उसको अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड बट एक्सपेक्ट्रियो का जो बैंक अकाउंट है वो सिर्फ वर्चुअल बैंक अकाउंट है, उसकी कोई भी ब्रांच नहीं है जर्मनी या कहीं पे भी। यस, वो एक वर्चुअल बैंक है, सिर्फ उसकी कोई ब्रांच कोई कुछ भी नहीं है। तो गाइज हमारा ब्लॉक अकाउंट खुल चुका है, और अब हमें यहाँ पे खुलवाना अपना हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट होता है आपके स्टूडेंट को के लिए, और या फिर अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो अब अगला सबसे मेन टॉपिक है हमारा कि हमें सिम चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा सेंटर से आपने अगर कोई सिम उन्होंने कोई सिम प्रोवाइड की है इंडिया में तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो यहाँ पे आके आप ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कराने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे सिम ले सकते हैं। कई सारी सिम कंपनीज हैं यहाँ पे जो आपको स्टूडेंट पे अच्छा डिस्काउंट दे देती है, और या फिर आप प्रीपेड पे भी कन्वर्ट हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी तो नहीं कह सकते कि सिम है, बिकॉज हर जगह आपको फ्री लाइब्रेरी में अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है। लाइक ट्रांसपोर्ट्स में, पब्लिक एरियाज में हर जगह आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। भाई वो यूज़ करता है। भाई हमारा अगला टॉपिक है जो कि है मल्टीप्लिकेशन सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करना है अपनी यूनिवर्सिटी से, और या जिसको आप स्टूडेंट आईडी बोल सकते हो, क्योंकि अगर जितना जल्दी हो जाएगा आप उसको ले लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी आपकी एक सेमेस्टर टिकट प्रोवाइड करेगी जिससे आप थ्रू आउट द जर्मनी
इन एवरी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो, सिर्फ आईसी को छोड़ के। और उसके अलावा भी आपको यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ पे, अलग अलग जगहों पे स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे कि एप्पल स्टोर पे स्विमिंग पूल में हम रिसेंटली गए थे, हमको स्टूडेंट डिस्काउंट मिला था। और अभी जस्ट हम जाने वाले हैं एप्पल स्टोर आईपैड लेने के लिए, तो वो भी आपको अगली वीडियो में दिख जाएगा। हम वहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिखा के डिस्काउंट लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके अपनी यूनिवर्सिटी जाकर स्टूडेंट आईडी कलेक्ट करें उनसे और उसके बेनिफिट्स उठाएं। आपको इंडियन स्टोर में भी डिस्काउंट मिलता है 10%। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज अ स्टूडेंट। तो गाइस सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो गाइस आप अकेले आए हो, अपने घर को पीछे छोड़ कर आए हो, तो गाइस आप यहाँ पर आके घर में मत रुको, बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो दुनिया को। बर्लिन में आए हो या फिर आप किसी सिटी में आए हो तो पूरे जर्मनी पे एक्सप्लोर करो, जिससे कि आपको डिप्रेशन फील नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको होता है। जैसे अभिनव भाई को आप आए थे तो आपने थोड़ा कुछ डिप्रेशन हुआ था, मेरे साथ मेरे को तो हुआ था। मेरे को तो काफ़ी दिन अकेला महसूस हुआ था। फिर जब से मेरे को ये फ्रेंड्स मिल गए, क्लासमेट्स अच्छे मिल गए, उसके बाद अब मैं बर्लिन एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बाद हम घूमने फिरने लगे, वीडियो बनाने लगे, अब अच्छा लग रहा है कुछ। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बर्लिन की ये लगी है कि यहाँ पे जितने भी म्यूजियम्स हैं वो मंथ के पहले वीक में सब फ्री रहते हैं। आप जाके कितने टाइम एंट्री लीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए। मैक्सिमम पार्क्स एंड पूल्स भी बहुत सारे मैक्सिमम फ्री रहते हैं बीचेस। और कहीं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस दिन से आपका सेशन कॉलेज में शुरू हो रहा है, आप कोशिश करो उस पर 1 या 2 वीक पहले आने की, जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, आप सेटल जल्दी हो जाओगे। कि जैसे मैं आया था तो मेरा कॉलेज शुरू हो गया था नवंबर में, मैं फरवरी में आया था, हम दोनों फरवरी में आए थे, तो हमको थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो कोशिश करो कि आप सेशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर आ जाओ, अपना वीज़ा फाइल उस अकॉर्डिंग लगाना, जिससे कि आपको वीज़ा जल्दी आ जाए। तो गाइस ये सब कुछ थे हमारे टॉपिक्स जिसका आपको ध्यान रखना है जर्मनी आने के बाद में, जो कि आप गलतियाँ ना करो क्योंकि हमने करी थी। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दो। अगर आप कुछ डाउट हो जर्मनी से रिलेटेड तो आप हमसे डीएम कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। हम सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कमेंट में पूछो जो भी क्वेश्चन है, हम सब आपका रिप्लाई जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब वीडियोस रेगुलर रहेगी। अब गाइज हमारे एग्जाम तो ओवर हो चुके हैं, वीडियोस आएंगे रेगुलर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वॉचिंग।